अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद जुबैर खान गौरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक से मर्ज करता हुआ, उसी से रिलेट करता हुआ है। अब तक हम लोगों ने आपको एक डेरिवेशन कराई थी जिसको हम कहते हैं बोहर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जिसके अंदर हमने रेडियस का फॉर्मूला मालूम किया n2h2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था 4 पाई स्क्वायर Z e स्क्वायर m। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास फिर हमने इसी फॉर्मूले से कल हमने एनर्जी मालूम की थी। तो जब हमने एनर्जी मालूम की थी तो हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया था, ये वाला वो फॉर्मूला था। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नंबर मालूम की। तो जो हमने एनर्जी मालूम की थी आखिर में, इस एनर्जी से कि चेंज इन एनर्जी से हमने जो फ्रीक्वेंसी म्यू जो हमने मालूम किया था, ये बेसिकली एक इक्वेशन होती है फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव जो हमारे पास फोटोन की सूरत में होता है। जो एनर्जी निकलती है ना फोटोन की सूरत में, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम वेव नंबर मालूम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये वेव नंबर होता क्या है। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस। इसको हम वेव नंबर कहते हैं कि पर यूनिट डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ वेव्स हो रहे हैं, उसको हम वेव नंबर कहते हैं। इस वेव नंबर का एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी और म्यू के ऊपर एक बार, ठीक है। जबकि ये जो म्यू है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सी जो है ये आपकी कहलाती है स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार। और ये जो म्यू के ऊपर बार है ये कहलाता है आपका वेव नंबर। अब हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम जानते हैं वी नो डेट फ्रीक्वेंसी हम कल निकाल चुके। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा जेड स्क्वायर ई फोर, ऊपर लिखा हुआ भी है 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच की पावर 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ये है लोअर एनर्जी शेल वाला ऑर्बिट, और माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर एन टू, ये है हमारा हायर एनर्जी शेल वाला ऑर्बिट। ये फॉर्मूला हम कल हमने निकाल लिया था। आज हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डालेंगे इसमें, ठीक है। तो सी वेव नंबर, स्पीड ऑफ लाइट वेव नंबर बराबर है, अब मैं क्या करूंगा कि इस फ्रीक्वेंसी की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दूंगा, ठीक है जी। यानी कि जेड ई फोर जेड स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच थ्री ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर लोअर एनर्जी शेल और 1 अपॉन एन स्क्वायर हायर एनर्जी शेल, ये मैंने डाल दिया। अब ये सी स्पीड ऑफ लाइट, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये इधर डिवाइड हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला बनेगा वेव नंबर का जेड स्क्वायर ई फोर 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी एच क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन एन टू 1 माइनस 1 अपॉन एन टू 2, ठीक है जी। अच्छा, अब मजेदार बात सुनिएगा, एस ई फोर जेड स्क्वायर
अच्छा, तो अब हम एक बात जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट वाले की बात कर रहे हैं हम अगर, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला आया है वो है Z²E4m 2π² डिवाइडेड बाय CH3 ब्रैकेट 1/n2, ये 1 यानी कि लोअर एनर्जी शेल वाला, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हायर एनर्जी शेल वाला। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं वो ये कि ये जो हमारा Z²E4 2π² m डिवाइडेड बाय CH3, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि इनकी कोई ना कोई वैल्यूज हैं। तो इसको हम कह देते हैं R और H कैपिटल, लेकिन H को हम नीचे लिखते हैं छोटा सा। ठीक है, और ये जो R H है ना, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी एक वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू कैसे निकली, ये हम जो है वो आपको अभी बता देते हैं कैसे निकलती है ये वैल्यू। तो ये कांस्टेंट होती है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा फॉर्मूला बनेगा वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट 1/n का स्क्वायर लोअर एनर्जी शेल का और n का स्क्वायर हायर एनर्जी शेल का। ये जो हमारा फॉर्मूला बना ये हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला बना। तो ये जो आर एच है, ये आर एच मैंने क्या किया, इन सब की जगह एक वर्ड लिख दिया, वो है आर एच। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला सिंपल हो गया, और ये आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू सेम होती है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम इससे पहले चार्ज भी निकाल चुके हैं और एटॉमिक नंबर भी निकाल चुके हैं, 1 फॉर हाइड्रोजन एटम का, पाई की वैल्यू हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, और हमारे पास जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है जो वैल्यू आ जाती है वो 109,678 आ जाती है सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, और ये बात याद रखिएगा, ये रिडबर्ग कांस्टेंट कब होगा, फॉर Z इज इक्वल टू 1, अगर एटॉमिक नंबर 1 है। और एटॉमिक नंबर 1 कब होता है, जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हमारा चार्ज 1 हो जाएगा। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने देखें, ये कैलकुलेट भी की थी, यहाँ पर देखें हमें n की वैल्यू पता है, प्लांक्स कांस्टेंट पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एटॉमिक नंबर 1 है, चार्ज हमें पता है, पाई हमें पता है। यही वैल्यू अगर हम दोबारा डालेंगे तो हमें जो है वो क्या होगा, इसका जो है वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाएगी आर एच की, और आर एच की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आर एच की कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी आपकी 109,678, ये हमारे पास आर एच की कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें कभी भी वेव नंबर कैलकुलेट करना हो तो अब वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा इंतजार नहीं करना, हमने डायरेक्ट जो है वो आर एच की वैल्यू डालनी है और ब्रैकेट हमने लिख के जो है वो इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलें एक हम सवाल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वेव नंबर आप कैलकुलेट करें ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइन, स्पेक्ट्रम आ रहा है हाइड्रोजन गैस का, और ये कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फ्रॉम n4 से n2 तक। ठीक है, इन्होंने हमें आर एच की वैल्यू दे दी 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इन्होंने हमें एक वैल्यू दे दी आर एच की।
ठीक है, तो ये आर एच की वैल्यू हमें सवाल में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा 109.678 आ रही है हमारे पास आर एच की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, सवाल के अंदर आर एच की वैल्यू दी जाएगी आपको, ठीक है। डेटा डेटा हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है n4 से n2 तक, ठीक है। तो लोअर एनर्जी शेल कौन सा हो गया आपका n1, और हायर एनर्जी हो जाएगा आपका n2। यहाँ लोअर एनर्जी 2 है और हायर एनर्जी 4 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 2 की तरफ। आर एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स। जेड हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। वैसे तो जेड की हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने हाइड्रोजन की बात कर दी, जेड। अच्छा, इसको ना यू फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, म्यू, ये वेव नंबर बराबर है आर एच जेड, 1/n21 माइनस 1/n22, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर फिर हमें दिया जाएगा, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले के तहत इसको हम देख रहे हैं। अब हमने फॉर्मूला लगाया वेव नंबर का, आर एच जेड ब्रैकेट 1/n² 1 माइनस 1/n², 2, ठीक है जी। अब हम जब वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू क्या डालेंगे, 109.678 मल्टीप्लाई बाय जेड की जगह हमने लिया 1, 1/, अब n1 हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू डाल रहे हैं वेव नंबर की, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए 109.678 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका कॉमन लेके फिर आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो है वो 1/4 की वैल्यू बन जाएगी 0.25, माइनस 1/16 की वैल्यू बन जाएगी 0.625। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 109.678 मल्टीप्लाई बाय ये 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर की ब्रैकेट को पहले माइनस कर देंगे, तो ये 0.1875 आएगा। तो हमारे पास जो वेव नंबर आएगा वो 20.56 सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप यूं भी लिख सकते हैं 20.5646 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास वेव नंबर का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने जो है वो लोअर एनर्जी शेल और हायर एनर्जी शेल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक सीरीज आती है, लेमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और पीफर्न सीरीज। ये असल में अल्ट्रावायलेट, ये हमारे जो है ना वो रीजन्स के ऊपर है। लेमैन सीरीज जो है वो क्या होगी, वो ये सीरीज होगी जब अल्ट्रावायलेट रीजन होगा इस स्पेक्ट्रम के अंदर, अल्ट्रावायलेट रेस वाला। तो बाल्मर सीरीज कब होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक। पास्कल सीरीज कब आती है, जब फोर्थ फाइव एनर्जी लेवल जाके जंप कर रहा होता है थर्ड एनर्जी लेवल तक। और ब्रैकेट सीरीज कब आती है, जब फाइव सिक्स सेवेंथ एनर्जी लेवल जो है वो फोर्थ एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा होता है, ठीक है। और पी फंड सीरीज कब आती है, जब 6 7 8 से जो है वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है पांचवें ऑर्बिट के ऊपर। ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, आराम से आप इसको वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये हमें एक सिंपल बात बता रहा होता है, और वो सिंपल बात ये होती है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है जो मखसूस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं कर सकते। आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है, क्योंकि जिस टाइम पे आप उसे पता करोगे इलेक्ट्रॉन वहां से मूव हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन आगे निकल चुका होगा। तो इसलिए जो है वो हम इसको कहते हैं हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो, इसका फॉर्मूला एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, और वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ।
हाइसेनबर्ग का वो फॉर्मूला इस तरह होता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ये इस तरह का कोई इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा था ये हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसके अंदर जो है वो हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसकी। तो अभी हमें जो डिटेल में जाना है वो हमारा क्या है डिटेल, वो हमारा जो डिटेल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारा टॉपिक था। ये मैंने बस इसको अब टॉपिक को हमने खत्म किया और अब हम अपने नए टॉपिक करेंगे। अब आप लोगों ने करना ये है कि स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि रेडियस हो या एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी हो, या उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, या वेव नंबर हो। इन चारों की जो कैलकुलेशन हमने जो डेरिवेशन की है ये आप एक पेज पे इसको आप खुद से लिखेंगे ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। दूसरी बात कि वो जो हमने एंगस्ट्रॉन यूनिट हमने बनाया था 0.529, वो कैसे बनाया था उसको भी आप एक दफा कैलकुलेट कर लेंगे। बाजुकात ऐसा भी होता है कि आप जो है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल जो होता है, एन ऑर्बिट जो होता है, उसका आप रेडियस निकालें तो रेडियस तो आपका वही आएगा 0.529। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, या इससे ऊपर जो है वो हमने जो डेरिवेशंस की हैं, ये सारी डेरिवेशंस आप अपने पास इसको एक दफा दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप दोबारा करेंगे तो लाजमी सी बात है कुछ जगहों पर आप अटकेंगे, कुछ जगहों पर आपको कुछ परेशानी होगी, तो आप ये वीडियो लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं, प्लस आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है, वो हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू देयर रिस्पेक्टिव शेल और सब शेल। अच्छा, शेल को हम ऑर्बिट कहते हैं और सब शेल को हम ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर तरीके से भरना उनके सेल या सब सेल में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि यू कैन द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें बहुत स्लोली स्लोली और डिटेल के अंदर इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि ये सवाल जो है वो उम्मूमन लाजमी आता है और आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हमें ये देखना है कि अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के सेंटर में क्या होता है भाई? आपके एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होते हैं? उसके इर्द गिर्द, जिसको हम कहते हैं शेल, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शेल जो है वो एक और बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है तो शेल जो है वो एक और बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है तो शेल क्या होगा? वो एक और बढ़ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने शेल एक और बढ़ा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है तो शेल एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं। ये है आपका पहला शेल जो न्यूक्लियस के करीब है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। इस पहले शेल को हम कहते हैं के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये जो के शेल है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इसका एनर्जी लेवल बहुत कम होगा। एल शेल का एनर्जी लेवल के से ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। एम का उससे ज्यादा होगा, एन का उससे ज्यादा होगा। तो ये जो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जिसको हमने के, एल, एम, एन कहा, ये सारे बेसिकली हैं क्या?
ये है नंबर ऑफ शेल जिसको हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल हो गए KLMN एंड सो ऑन, यानी कि इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम KLMN की बात कर रहे हैं। तो इसका नंबर क्या हुआ, इसका नंबर हुआ 1, इसका नंबर हुआ 2, इसका नंबर हुआ 3, इसका नंबर हुआ 4। और ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी n। अगर मैं कभी आपसे कहूं n1 है तो इसका मतलब है मैं k की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं n2 है इसका मतलब है मैं l शेल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ शेल 3 है तो मैं m की बात कर रहा हूं। और अगर मैं 4 कहता हूं तो मैं n की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि अगर बिलफर्स मैं n4 की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेल 4, तो इसका मतलब है मैं इस शेल की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि KLM गायब हो गए, नहीं, KLM है। बिल्कुल वैसे ही अगर एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि उसने 8 भी पढ़ी है, 7 भी पढ़ी है, 6 भी पढ़ी है, पिछली सारी क्लासेस क्लियर है ना भाई। अगर एक बच्चा मैट्रिक में है तो इट इज ऑब्वियस कि उसने 9th भी पढ़ी है, 8 भी पढ़ी है। अगर एक बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो उसका मतलब है उसने मैट्रिक भी पढ़ी है, 9th भी पढ़ी है। अगर मैं N3 की बात कर रहा हूं तो फिर मैं इस शेल पर हूं, तो इसका मतलब है L और K भी मौजूद हैं। ये तीसरा शेल है, यानी कि पहले K आएगा, फिर L आएगा, फिर M आएगा। अगर मैं N3 की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस से डायरेक्ट तीसरे शेल पे जंप कर गया। भाई पहले K शेल भी आएगा, फिर L भी आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन M शेल तक मौजूद है। अगर मैं N4 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन K में भी मौजूद है, L में भी मौजूद है, M में भी मौजूद है और N तक मौजूद है। आई बात समझ में। तो N जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स हैं, KLMN। N1 हो गया K, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन K तक मौजूद है। अगर N2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन K में भी है और L तक मौजूद है। अगर N3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन K में भी है, L में भी है और M तक मौजूद है। अगर N4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन K में भी है, L में भी है, M में भी है और N तक मौजूद है। इज दैट क्लियर? ये बात याद रखिएगा कि हमेशा नया शेल तब आता है जब पिछले शेल भर जाते हैं। ठीक है, N तब आएगा जब K L M मौजूद होंगे, M कब आएगा जब K और L मौजूद होंगे। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये तो हो गए हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स। अब ये जो सारी चीजें हैं जिसको हमने N कहा, तो बेसिकली N जो है वो क्या है, आपके नंबर ऑफ शेल, शेल की बात हो रही है। अब इस शेल के अंदर सब शेल होते हैं। जैसे अगर मैं शेल को कह दूं घर, तो आप सब जानते हैं, हम लोग कहते हैं भाई आप लोग कहाँ रहते हैं, आप कहते हैं सर मैं घर में रहता हूँ, लेकिन हकीकत में हम घर में नहीं रहते, हम घर के अंदर रूम्स में रह रहे होते हैं। तो जब शेल घर है तो घर के अंदर रूम्स भी होंगे, उसको हम कहते हैं, यानी कि रूम्स को हम कहते हैं सब शेल। ठीक है, सब शेल। अब अगर बाज लोग क्या करते हैं, शेल की जगह लव्स यूज करते हैं ऑर्बिट, तो फिर सब शेल की जगह हम लव्स यूज करेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, और आप देखिएगा ऑर्बिटल लफ्ज बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वी हैव 4 काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स। एक कहलाता है s, एक कहलाता है p, एक कहलाता है d और एक कहलाता है f। s को हम कहते हैं स्फीयर और उसका शेप होता है गोल। p को हम कहते हैं डम, डम बेल शेप कहते हैं हम p को, और इसका शेप जो है वो थोड़ा सा डम बेल की तरफ होता है। ठीक है, अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास जो डी होता है उस डी को हम कहते हैं डबल डम्बेल कहते हैं, और एफ को हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप। ठीक है, वैसे ये जो है आपका डबल डम्बेल, कॉम्प्लिकेटेड या डम्बेल शेप, ये तो आप वैसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, लेकिन हम जो है वो इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पी का जो शेप होता है वो डम्बेल शेप होता है। डम्बेल शेप किस तरह होता है कि एक इस तरह और एक इस तरह। ठीक है, और डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल शेप। ठीक है, और एफ का शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम इसको बनाते नहीं है। ठीक है जी,
अच्छा, जब आप चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पी का जो शेप है ये भी 3 हिस्सों में आता है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। यानी कि ये यू बनता है पी का शेप। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। डबल डम्बल शेप क्या होता है? ये भी इसी तरह का ही शेप होता है, इसका भी शेप ऐसा ही होता है, लेकिन ये 5 बनते हैं, ठीक है। तो अभी वो इसके शेप के ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली आएंगे। लेकिन अभी तो आपने जो है वो एस पी डी एफ के मालूम कर लिए शेप। एस का स्फेरिकल होता है, गोल होता है, पी का डम्बल होता है, डी का डबल डम्बल होता है, एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये सारे ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जिनको हम सब शेल कहते हैं और इनको हम आम जुबान में कहें घर के अंदर मौजूद रूम्स, ठीक है। अब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी के अंदर कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, डी के अंदर कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की और एफ के अंदर कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। अब ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमें रूम्स की को कैपेसिटी पता चल गई, हम ये भी तो देखें कि घर की कैपेसिटी क्या है। यानी कि मैं वापस आ जाता हूं के एल एम एन तक, यानी कि मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेल की बात कर रहा हूं। तो N1 का मतलब हुआ के, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N2 का मतलब हुआ एल, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N3 का मतलब हुआ एम, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और N4 का मतलब हुआ एन, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन कैसे पहचान लिए? उसका एक सिंपल हल है, मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है और वो फॉर्मूला है 2n²। अब देखें, 2n², 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 2n²। अब मैं वैल्यू पुट करके देखते रहता हूँ। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, जब मैं k की बात कर रहा हूं तो नंबर शेल होंगे 1, l की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेल 2, m की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेल 3, n की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेल 4। अब मैं जो है वो अगर इस पहले वाले की बात करूं तो 1 का स्क्वायर क्या निकलता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 का स्क्वायर क्या निकलता है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 का स्क्वायर क्या निकलता है 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 4 का स्क्वायर क्या निकलता है 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 16 जा 32। गौर से देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने कहा था कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ देखें आंसर 8 आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ आप देखें 18 आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यहाँ देखें 32 आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है 2n², इस फॉर्मूले के तहत हम पता कर सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ 5वें की बात कर रहा हूं तो फिर मैं यहाँ n4 की जगह लूंगा 5, 5 का स्क्वायर निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता चल जाएगा 5वें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ शेल पता कर लिया एक घर के अंदर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं के घर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, एल के घर के अंदर 8, एम के घर के अंदर 18 और एन के घर के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। अब एक और चीज, जितने शेल बढ़ते जाते हैं यानी कि जितने घर बढ़ते जाएंगे उतने रूम भी बढ़ते जाएंगे। के अंदर ये घर है और ये रूम है। के अंदर एक ही रूम होता है एस। एल के अंदर 2 रूम होते हैं, एक एस होता है और एक पी होता है। एम चूंकि तीसरा शेल है ना भाई, ये देखें ये पहला शेल था, ये दूसरा शेल था, ये तीसरा शेल है और एन हमारा चौथा शेल है। तो पहला शेल है रूम बी 1, दूसरे शेल है रूम 2, तीसरा शेल है रूम 3, एस पी और डी।
चौथा शेल है तो रूम 4 होंगे, एस, पी, डी और एफ। तो ये हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था ना कि ये एसपीडीएफ बेसिकली रूम्स हैं। ये एसपीडीएफ क्या है? रूम्स हैं। ये देखें, यहाँ मैंने ऊपर आपको बताया था, ये रूम है। अब हमने देखना ये है कि के का घर जो है वो पहला घर है तो उसमें रूम भी एक है, एन का जो घर है वो दूसरा घर है उसमें रूम 2 आ गए, एम का घर तीसरा घर है तो उसमें रूम 3 आ गए, एन का घर चौथा घर है तो उसमें 4 रूम आ गए। अब हमने आपको इस रूम के अंदर भी कैपेसिटी बता दी थी, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो यहाँ भी 2 ही आएंगे, यहाँ भी 2 ही आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, तो यहाँ भी 6 आएंगे, यहाँ भी 6 आएंगे। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, तो यहाँ भी 10 आएंगे, यहाँ भी 10 आएंगे। और एफ के अंदर कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। अब आप क्या करें, एक सैंपल टेस्ट करते हैं कि हमने भाई ये जो निकाले थे इलेक्ट्रॉन की तादाद, ये सही भी निकाली है कि गलत निकाली है, एक दफा चेक कर लें। तो हम ये देखते हैं कि पहले वाले घर के अंदर एक ही रूम है, अब उस एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल उस घर में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2। और हमने यहाँ चेक कर लिया था कि के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एल वाले घर के अंदर 2 रूम है, एक रूम में 6 जा रहे हैं, एक रूम में 2 जा रहे हैं, तो कितने हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हमने चेक कर लिया था कि एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब एम के अंदर देखें 3 रूम है, एस में 2 है, पी में 6 है, 8 हो गए, और डी में 10 है, 18 हो गए। तो एम वाले घर के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं। और हमने यहाँ चेक किया था कि तीसरे शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिए चौथे शेल में हमने चेक किया था 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैलकुलेट करें, 2 इधर आ गए, 6 पी में आ गए, ठीक है, 10 डी में आ गए, 18 हो गए, और 14 एफ में आ गए, 18 और 14 टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि हमने हर तरीके से वेरीफाई कर लिया कि पहला शेल जो के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में नहीं होते, बल्कि के शेल के अंदर जो रूम है एस, उसमें जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में नहीं जा रहे होते, बल्कि एल शेल के अंदर 2 रूम है, 2 एस में जाते हैं और 6 पी में 6 जाते हैं, तो टोटल 8 हो गए। फिर हमने देखा कि तीसरे रूम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन एम शेल के अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि एम शेल के अंदर मौजूद जो उसके कमरे हैं, रूम्स हैं, एस पी डी, उसमें जा रहे हैं। 2 एस में जा रहे हैं, 6 पी में जा रहे हैं, 10 डी में जा रहे हैं, देखें 18 हो गए। इसी तरह एन शेल के अंदर जो 32 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एन शेल के अंदर मौजूद रूम्स में जा रहे हैं, 2 और 6 8 और 10 18 और 14 32। तो ये हमारे पास जो है वो हो गए शेल और सब शेल, जिसको हम ऑर्बिट या सब ऑर्बिट कहते हैं। अब मैं इसको जो है वो एक जगह समेट के लिख देता हूं, शेल जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में हमने कह दिया इसको समझाने के लिए घर। फिर आते हैं सब शेल जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हमने उर्दू में कह दिया कमरे, ठीक है। तो हमारे पास पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, इसको हमने कह दिया एन, ठीक है। शेल हो गया के, एल, एम और एन। हम जानते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब के में एक ही रूम आएगा एस, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एल में 2 रूम आएंगे एस और पी, उसमें 2 और 6 आ सकते हैं, देखें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एम के अंदर 18 कैसे आएंगे? 2 एस में जाएंगे, पी में 6 जाएंगे और डी में 10 जाएंगे, 18 हो गए। एन में 32 कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इसके 4 रूम है, 2 एस में जाएंगे, 6 बी में जाएंगे, डी में 10 जाएंगे और एफ में 14 जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास हर घर के अंदर रूम्स के इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल गई, ठीक है। और हमने इसके साथ साथ ये भी पढ़ लिया कि एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का जो है वो डम्बेल होता है, डी का डबल डम्बेल और एफ को हम कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना काफी है। तो आज मैंने आपको शेल और सब शेल के बारे में बताया। कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको क्वांटम नंबर्स बताऊंगा, और फिर हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, फिर मैं आपको जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4 प्रिंसिपल्स हैं। वो
वो चारों प्रिंसिपल या रूल मैं आपको बताऊंगा, तो फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।